नमस्कार। तो बढ़ता है कहानी में आगे चल के अगले भाग के साथ। सब मेहंदी का फंक्शन एंजॉय कर रहे थे कि तभी अब दादी सा के कहने पर मौली और शेखर को मेहंदी लगनी शुरू हो गई थी। दोनों अपनी अपनी जगह पर आकर बैठते हैं और फिर दादी सा मौली और सुधा जी शेखर को शगुन की मेहंदी लगाकर अब उनके हाथों पर मेहंदी लगाने आई लड़कियों से मेहंदी लगवाने के लिए कहती हैं और बाहर से आई महिलाओं से बन्ना बन्नी के गीत गाते रहने के लिए कहती हैं। वो शेखर और मौली दोनों के ऊपर से नोट वारते हुए उन महिलाओं को दे देती हैं। भूमि जी भी दोनों की नजर उतारती हैं। सुधा जी, उपासना जी भी दोनों की बलाएं ले रही थी। सब खुश थे, नाच गाना चल रहा था। अधिराज, नकुल, अनुष्का और त्रिशा अपने गेस्ट को अटेंड कर रहे थे। भूषण जी और मैथिली भी अपने सभी रिलेटिव्स और गेस्ट के साथ थे। शेखर की सालियां खूब हंसी मजाक कर रही थी शेखर से और अब धीरे धीरे सब मेहंदी लगाने की शुरुआत कर रहे थे। दादी सा, सुधा जी, भूमि जी, उनकी देवरानी, मौली की बुआ, मौसियां, वही माला काकी, शेखर की चाची, उनकी बेटी और बाकी के कुछ और रिश्तेदार भी मेहंदी लगवाने के लिए बैठ गए थे। उपासना जी भूषण जी के साथ मेहमानों के पास थी। धीरे धीरे सब मेहंदी लगवाने बैठने लगे थे तो अनुष्का, त्रिशा और त्रिशा की माँ यामिनी जी भी मेहंदी लगवाने आ गए थे। तो अब सोनल मैथिली के पास आकर कहती है, मैथिली चल, सब मेहंदी लगवाने बैठ गए हैं, हम भी चलते हैं ना अब। जिस पर भूषण जी भी अब उसे जाने के लिए कहते हैं तो मैथिली तृप्ति और वंदना को भी बुला लेती है। सोनल और शिप्रा साथ ही थे तो अब सब मेहंदी लगवाने जाने लगती हैं। पर उपासना जी अभी भी बैठी सबसे बातें ही कर रही थी तो मैथिली उनका हाथ पकड़ते हुए कहती है, चलो बुआ, कितनी गप्पे मारोगी, अब सब अभी यही हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा, आराम से बाद में गप्पे मार लेना, पहले मेहंदी लगवाने चलो। पर मैं मेहंदी, उपासना जी ने इतना ही कहा था कि भूषण जी उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, जाओ उपासना, मेहंदी लगवा तू भी, अपने बेटे की शादी में तू मेहंदी नहीं लगवाएगी और ये मानेगी नहीं तो ये सवाल जवाब करने पर आई, फिर इसे रोकना कितना मुश्किल होता है ये तू भी जानती है, तो ये कुछ बोले और फिर रुकना भूल जाए, इससे अच्छा तू पहले ही चली जा। भूषण जी हंसते हुए कहते हैं, लेकिन भाई साहब वहाँ जीजी बैठी हैं, वो बेवजह कुछ कहेंगी, फिर बात का बतंगड़ बनेगा। उपासना जी के कहने पर मैथिली उनको अपने साथ ले जाते हुए कहती है, अरे बुआ, आपकी जीजी को आपकी ये भतीजी आज डोज दे चुकी है तो आज तो वो चू भी नहीं करेंगी। अगर कुछ बोली तो मैं हूं ना, दूसरा डोज दे दूंगी। इस बहाने भाई की शादी में थोड़ा मसाला ऐड हो जाएगा तो थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, तो जस्ट चिल हुआ। पर मैथिली के कहने पर उपासना जी हंसते हुए उसके गाल पर हल्की सी चपत लगा देती है तो वह हंसते हुए उनके गले लग जाती है। मैथिली और बाकी सब मेहंदी लगवाने के लिए बैठ गए थे। मैथिली जानकर उपासना जी को माला काकी के बगल में ले जाकर बैठाती है और खुद मेहंदी का कोन लेकर उनके सामने बैठ उपासना जी के हाथ में मेहंदी लगाने लगती है। पर माला काकी घूर रही थी मैथिली को, जहाँ मैथिली कौन सा टशन देने में पीछे थी। लेकिन यहाँ काकी चुप ही रहती है क्योंकि यहाँ लोग बहुत थे और मैथिली तो उन्हें बड़बोली ही लगती थी, तो कहीं कुछ ऐसा कह दिया उसने जिससे उनका नाम खराब हो, इसलिए वो चुप ही थी। और मैथिली बहुत खूबसूरती से अपनी बुआ के दोनों हाथों में मेहंदी लगा रही थी। वही त्रिशा अपनी मेहंदी में अधिराज का नाम लिखवाती है तो अनुष्का उसे छेड़ने लगती है कि तभी उसके साथ बैठी कियारा उनके पास से उठकर भागते हुए सीधा मैथिली के पास आकर अपना हाथ उसके आगे करते हुए कहती है, एंजल, क्या आप मुझे भी मेहंदी लगाओगे? जैसी मौली बुआ सा को लग रही है मुझे भी वैसी ही मेहंदी लगवानी है, पर मासा मना कर रही है। उपासना जी की मेहंदी पूरी हो चुकी थी तो वो अपनी जगह से खड़ी होकर कियारा से कहती हैं, बिल्कुल एंजल आपको मौली बुआ सा जैसी मेहंदी लगाएंगी। अगर मासा आपको डांटती हैं तो उनको कह देना कि बुआ दादी सा ने लगवाई है ये आपको, और अगर मुझे डांटोगे तो बुआ दादी सा नाराज हो जाएंगी। और एंजल, अब आप हमारी कियारा को मेहंदी लगाओ। बैठिए प्रिंसेस, आपके लिए तो आपकी एंजल हर वक्त हाजिर है। लाइए, अपना हाथ आगे लाइए, मैं बिल्कुल आपको आपकी बुआ सा की तरह प्रिटी मेहंदी लगा देती हूँ। मैथिली के कहते ही कियारा जल्दी से अपना हाथ मैथिली के हाथ पर रख देती है और मैथिली अब उसके हाथ में मेहंदी लगाने लगी थी। मैथिली बहुत खूबसूरती से कियारा के हाथों में मेहंदी लगा रही थी, जिसे देख वो भी बहुत खुश थी कि तभी वहाँ कुछ वेटर सबके लिए जूस लेकर पहुंचे थे, जिन्हें नकुल ने भेजा था। वेटर शेखर, मौली और बाकी सब घर वालों को जूस सर्व करते हैं
तो मैथिली अपना और कियारा का ग्लास लेकर स्ट्रॉ से कियारा को जूस पिलाती है और फिर खुद भी जूस पीने लगती है। लेकिन इसी बीच उसने कुछ ऐसा देखा कि जो उसे कुछ ठीक नहीं लगा था, तो वो जल्दी जल्दी कियारा को मेहंदी लगाकर उसे सबको दिखाकर आने के लिए कहती है और खुद वहां से उठ उस एरिया की ओर आ जाती है जहाँ पार्टी चल रही थी। वहां सब ठीक ही लग रहा था। उसके पापा अखिलेश जी और उनके दोस्तों के साथ बैठे थे और कुछ ऐसी हलचल भी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी जो उसने देखा उसे देख थोड़ा सतर्क रहना जरूरी था कि तभी उसे मुकुल नजर आता है। वो जानती थी यहाँ की सारी सिक्योरिटी मुकुल के हाथ में ही थी, तो वह सीधा उसी के पास चली जाती है। लेकिन वो भी थोड़ा लोगों से घिरा था, तो मैथिली उसके पास आकर कहती है, एक्सक्यूज मी मुकुल, आपसे बात करनी थी, क्या आप 1 मिनट आ सकते हैं? लेकिन मैथिली के इस तरह बोलने पर मुकुल थोड़ा हैरान था, पर फिर भी वो हाँ में सिर हिलाते हुए उसके साथ आ गया था। मैथिली उसे थोड़ा साइड में ले आई थी और फिर वो उससे कहती है, सॉरी तुम्हें इस तरह पार्टी के बीच से यहाँ बुलाया, लेकिन कुछ अजीब दिखा तो सोचा तुम्हें बता दूं। अभी मेहंदी एरिया में कुछ वेटर्स जूस सर्व करने आए थे, जिसमें मुझे ऐसा लगा कि जैसे एक वेटर के पास गन थी जो वो बार बार छुपाने की कोशिश कर रहा था। गन जेब में थी उसके, जिसे वो बार बार छूकर जैसे श्योर होना चाह रहा था कि कहीं वो गिरी तो नहीं। लेकिन जब वो अपनी जेब में हाथ लगा रहा था तो इतना तो पता चल रहा था कि उसके पास गन है, लेकिन अब वो वेटर कहीं नजर नहीं आ रहा। पर ये सुन मुकुल चौंक गया था और वैसे ही वो मैथिली से कहता है, आप श्योर हैं कि उसके पास गन ही थी? क्योंकि मैम यहाँ जो भी अंदर आया है पूरी सिक्योरिटी चेक के बाद आया है, बाहर डिटेक्टर लगे हैं, अगर कोई हथियार लेकर अंदर आता तो वो अंदर आ ही नहीं पाता। इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि उसके पास गन ही थी। यहाँ कई बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंची हैं, कोई मिस हैपनिंग ना हो। तुम यहाँ सब सिक्योरिटी देख रहे हो तो इसलिए सोचा कि जो मैंने देखा वो तुम्हें बता दूं, कि जिससे यहाँ का माहौल ना बिगड़े। थैंक यू मैम, अब आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ कौन है वो। इतना कह मुकुल भागते हुए वहां से निकल गया था और अपने वॉकी टॉकी से वो सभी गार्ड्स को बिल्कुल अलर्ट रहने और चेकिंग को और कड़ा करने का मैसेज देता है और हर एक पर नजर रखने के लिए कहता है। खासकर वेटर्स की मूवमेंट पर नजर बनाए रखने के लिए वो हर गार्ड को अलर्ट करता है और वो खुद भी हर तरफ अपनी नजरें रखे हुए था। मैथिली भी अब वापस आकर मेहंदी लगवाने बैठ जाती है। धीरे धीरे सभी के हाथों में मेहंदी लग चुकी थी। मौली के भी हाथों में मेहंदी लग, अब पैरों में मेहंदी लग रही थी। शेखर काफी पहले ही वहां से उठकर अधिराज, अर्जुन और बाकी सबके पास चला गया था। वंदना, शिप्रा और सोनल मेहंदी लगवा चुके थे और अब धीरे धीरे खाना खाकर मेहमान भी जाने लगे थे। मैथिली भी अब अपनी मेहंदी पूरी करवाकर उन तीनों के पास आकर कहती है, चलो यार अब खाना खा लेते हैं, मुझसे तो भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। हाँ चलते हैं, अब भीड़ भी काफी कम है तो आराम से गार्डन एरिया में बैठकर खाना खा लेते हैं। मैं अंगद को भी बुला लेती हूँ क्योंकि मुझे तो आज वही खाना खिलाएगा। पर मेरा मिलन तो यहाँ है ही नहीं, तो मुझे खाना कौन खिलाएगा? अब मेहंदी संभालूं या खाना खाऊं? वंदना उदास होते हुए कहती है। तो मैथिली हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, अरे मैं हूं ना, क्या हुआ अगर मेरा भाई चला गया तो? ये ननद अपनी वंदना भाभी को प्यार से खाना खिलाएगी, बिल्कुल मिलन भैया की तरह प्यार से। लेकिन उसके इस तरह कहने पर वो चारों हंसने लगती हैं। तो सोनल उनसे कहती है, चलो यार अब भूख के कारण हंसा भी नहीं जा रहा, पहले पेट पूजा कर लें, फिर ये ही हा कर लेना, अब चलो। सोनल उनको चलने के लिए कहती है तो आगे बढ़ते हुए वंदना सोनल से कहती है, सोनल यह मैथिली की आत्मा तेरे अंदर कैसे आ गई? अभी तक तो सिर्फ यही भूख भूख करती थी, आज तुझे भी इसकी आदत लग गई? भूख लगने पर सभी भूख भूख ही कहते हैं, प्यास प्यास नहीं चिल्लाते। इसी तरह मीठी नोकझोंक करते हुए वो चारों गार्डन एरिया की ओर आ गए थे और अब कुछ ही लोग थे वहां पर। अवध जी और अर्जुन साथ खड़े बातें कर रहे थे। अधिराज और शेखर अधिराज के दोस्तों के साथ खड़े थे। बाकी घर के लोग थे, भूषण जी, अखिलेश जी और दादा साथ ही बैठे हुए थे। शिप्रा कुणाल और तृप्ति के साथ खड़े अंगद को आवाज लगाकर खाना खाने चलने के लिए बुला लेती है और कुणाल और तृप्ति को भी आने के लिए कहती है। तो वो तीनों उनके पास आने लगे थे कि तभी एक वेटर उनके सामने से निकलता है। वंदना और बाकी सब आगे निकल गए थे पर मैथिली वहीं खड़ी रह गई थी क्योंकि उसने वेटर को पहचान लिया था जो ट्रे में ड्रिंक लिए अवध जी और अर्जुन की ओर बढ़ रहा था। शिप्रा मैथिली को रुका देख उसे आवाज लगाती है, लेकिन तब तक मैथिली सामने की ओर भागते हुए मुकुल को देख जोर से आवाज लगाते हुए कहती है, मुकुल वो जो सामने अर्जुन की ओर बढ़ रहा है वही है वो वेटर।
जिसे सुनते ही मुकुल तुरंत गार्ड से अवज्जी और अर्जुन को कवर करने और उस वेटर को पकड़ने के लिए कह भागते हुए उसके पास जाने लगते हैं। पर अब वो वेटर गार्ड्स को अपनी ओर आता देख घबरा गया था और अपनी गन निकाल उस सामने की ओर तान देता है, जिसे देख सभी डर गए थे। मुकुल और गार्ड्स उसकी ओर बढ़ रहे थे, लेकिन कहीं वो गोली ना चला दे, ये डर ज्यादा बड़ा था। जिस पर अब मैथिली भी भागते हुए उसी ओर जाने लगती है। वो उस वेटर के थोड़ा पास थी। शेखर उसे रोक रहा था, पर वो वही टेबल से पानी का ग्लास उठा, पूरी जान लगा सीधा उस वेटर के गर्दन पर मारती है, तो वो वेटर मुंह के बल नीचे गिर गया था और उसके हाथ से गन भी छटक कर गिर गई थी। लेकिन इन सब में जैसे ही मैथिली ने ग्लास फेंका था, उसका भी पांव उसके लहंगे में उलझ जाता है और वो सीधा जाकर मेज के पास गिरती है, तो उसका भी सिर मेज से टकरा जाता है। एक पल को उसके लिए भी सब ब्लैकआउट हो गया था। सिर बुरी तरह भन्ना गया था उसका और वो वहीं गिर गई थी। लेकिन मैथिली को गिरा देख शेखर और भूषण जी डर गए थे और वो उसका नाम पुकारते हुए उसके पास आते हैं, तो वहीं तृप्ति, कुणाल और उसके सारे दोस्त भी भागते हुए उसकी ओर आते हैं। शेखर जल्दी से उसे उठाकर सोफे पर बैठाता है, तो मैथिली के माथे पर चोट थी जिससे हल्का खून आया हुआ था। तो भूषण जी जल्दी से अपना रुमाल निकाल उसके घाव से खून निकलने से रोकते हैं और उसे अपने गले लगा लेते हैं। शेखर और भूषण जी दोनों बहुत घबरा गए थे। मैथिली को कुछ बेहोशी सी महसूस हो रही थी, पर तभी अखिलेश जी शेखर को पानी का ग्लास देकर उसके चेहरे पर थोड़े छींटे मारने के लिए कहते हैं। तो शेखर ऐसा ही कर मैथिली को पानी पिलाकर कहता है, मैथिली तू ठीक है ना, देख मेरी और देख। लेकिन तब तक उस वेटर को तो बाहर ले जाया जा चुका था, पर शेखर और भूषण जी की मैथिली को लेकर चीख सुन बाकी सब भी वहां आ गए थे। वहां कर मैथिली को बेहोशी की हालत में देख सुधा जी और उपासना जी भागते हुए उसके पास आते हैं, तो उसके सिर पर घाव देख सुधा जी मैथिली को अपने गले लगाते हुए कहती है, ये चोट कैसे आई इसे भूषण जी? शेखर क्या हुआ इसे? और मैथिली क्या हुआ बेटा? आंखें खोल। भाई साहब शेखर क्या हुआ है इसे? उपासना जी घबराते हुए कहती हैं। वो एक वेटर गन लेकर अवध काका को टारगेट कर रहा था, तो उसे रोकने में ये भागते हुए आई। इसने ग्लास फेंक कर मारा उसे और फिर पांव लहंगे में फंसने की वजह से ये गिर गई और इसका सिर टेबल से टकरा गया। पर ये सुनते ही त्रिशा और यामिनी जी दोनों डर जाती हैं और भागते हुए अवध जी के पास आकर त्रिशा घबराते हुए उन्हें देखते हुए कहती है, पापा ठीक हो ना? किसने किया ये? कौन था वो? ऐसी कैसी सिक्योरिटी थी यहाँ मुकुल कि कोई गन लेकर यहाँ घुस गया? गार्ड्स क्या कर रहे थे? अगर पापा को कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? त्रिशा मैं ठीक हूँ बेटा, कुछ नहीं हुआ मुझे। वो तो एंड मोमेंट पर मैथिली ने उसे ग्लास फेंक घायल कर जमीन पर गिरा दिया, वरना वो तो बिल्कुल तैयार था गोली चलाने के लिए। त्रिशा मैम, मैथिली मैम की वजह से ही कोई अनहोनी होने से बच गई, क्योंकि उन्होंने ही मुझे अलर्ट किया था कि उन्होंने किसी वेटर के पास गन देखी है। मैंने तभी यहाँ सिक्योरिटी बढ़ा दी थी और वो वेटर अवध सर की ओर बढ़ रहा था, तभी उन्होंने ही उसे आइडेंटिफाई किया और सर के आसपास गार्ड्स थे। मैं भी उसे पकड़ने जा ही रहा था कि तभी त्रिशा गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, लेकिन वो अंदर आया कैसे, वो भी गन के साथ? और जब गार्ड्स थे तो मैथिली को ये अलाउ किसने किया कि वो उस वेटर पर हमला करे? क्या वो कोई बेस्ट निशानेबाज है जो उसका निशाना चूक नहीं सकता था? अगर गलती से भी उसका निशाना चूक जाता और वो वेटर गोली चला देता तो क्या होता? मेरे पापा की सिक्योरिटी इतनी कमजोर है जो एक नासमझ लड़की के हाथों में दी गई। लेकिन तभी गुस्से से चीखती एक आवाज त्रिशा के कानों में गूंजती है, इनफ त्रिशा, इनफ। अब मेरी बहन के बारे में कुछ भी कहा तो आज मैं बहुत कुछ भूल जाऊंगा। और ये पागल है जो तुम्हारे पापा को बचाने भागी, क्योंकि अगर ये ना भागती तो जब गोली चल जाती तो तुम्हें पता चल जाता कि आज यहाँ क्या हो सकता था और क्या नहीं। और सही में ये नासमझ ही है, क्योंकि अगर समझदार तुम्हारे जैसे होते हैं तो ये नासमझ ही ठीक है। उसके लिए तुमसे जानने की जरूरत नहीं है मुझे कि क्या सही है क्या गलत। गार्ड्स थे उनके साथ, वो जानते हैं क्या ड्यूटी है उनकी। तुम्हारी बहन को अपना कर्तव्य दिखाने की जरूरत नहीं थी। यहाँ मेरे पापा की जिंदगी का सवाल था। अगर तुम्हारी बहन की बेवकूफी में वो वेटर गोली चला देता तब क्या कहते तुम? और अगर मेरे पापा की जगह तुम्हारे पापा टारगेट होते तब तुम्हें पता चलता कि डर क्या होता है। अगर आज मेरे पापा को कुछ हो जाता तो क्या तुम जिम्मेदारी लेते अपनी इस नासमझ बहन के नासमझी की, जिससे आज यहाँ कईयों की जान खतरे में आ सकती थी? त्रिशा शेखर के पास आकर चिल्लाते हुए कहती है। लेकिन तब तक अपने भाई के आगे त्रिशा के सामने मैथिली खड़ी थी, आंखों में अंगारे लिए, जहां वो उसे शेखर से दूर करते हुए अपने गुस्से को बहुत काबू करते हुए कहती है, मेरे भाई से ऊंची आवाज में बात करने का हक मेरे पापा के अलावा किसी को नहीं है, तो ये अपनी ऊंची आवाज अपने चमचों के लिए बचा कर रखो।
और कोई दीन ईमान नाम की चीज है आपके अंदर, या सिर्फ घमंड पर ही जिंदा हो? अपने पापा को कुछ हो जाए तो सारी दुनिया सिर पर उठा लोगी। आपके पापा की तकलीफ है और बाकी सब उनको तकलीफ नहीं होती? वो इंसान नहीं है जो खुद की जान की परवाह किए बगैर आपके पापा के आगे आकर खड़े हो गए? यानी उनको गोली लग जाती तो वो ओके है, आपके लिए किसी का खून बहे तो अच्छा है, पर अगर अपना खून बह गया तो हाय तौबा मचा दो। आपको पता है बात क्या थी? अगर इतनी ही फिक्र है अपने पापा की तो क्यों उनके साथ नहीं थे आप यहाँ ये लोग थे जिन पर आप अपनी बेवजह की फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हैं, जो आपके पापा के सामने ढाल बनकर खड़े थे। और आपके पापा और उस वेटर की गोली के बीच में ये मुकुल खड़ा था और मैं सिर्फ उस वेटर से कुछ दूरी पर थी, इसलिए ही उसे ग्लास फेंक कर गिरा देना मुझे ठीक लगा, क्योंकि मैं कर सकती थी। मेरे लिए हर जान, हर सांस, हर खून एक है, मुझे कोई छोटा बड़ा नहीं दिखता। अगर वो गोली मुकुल को लग जाती तो आप उसे खूब शाबाशी देती कि उसने अपना काम अच्छे से किया, खून बहाया उसने जो उसकी ड्यूटी थी। लेकिन उसके खून के कोई मायने नहीं है क्या? उसको चोट लगने पर उसका परिवार भी आपकी तरह ही तड़पता, पर आपकी तड़प तो ज्यादा बड़ी है और उसका खून पानी। तो जिस पर अपना धौंस जमाकर चिल्ला रही है ना, उन्हें शाबाशी दिया कीजिए। इंसान है तो इंसान की तरह व्यवहार कीजिए। हर जान कीमती होती है, इसे अपने अहम को किनारे रख सोचिएगा। और क्या कहा था आपने कि अगर मेरे पापा यहाँ टारगेट होते तो तब क्या करती मैं? अगर वो गन मेरे पापा की ओर उठी होती ना, तो उसी गन की सारी गोलियां उसी के सीने में उतार उसे महादेव के पास पहुंचा देती और उसकी लाश अभी यहाँ जमीन पर पड़ी होती। कि तभी अब मैथिली मुकुल के पास आकर उसके कंधे को थपथपाते हुए कहती है, तुमने आज जो किया उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। किसी बड़े रुतबे पर नहीं हूँ मैं, लेकिन इंसान हूँ और इंसानियत भी है मुझ में। तो उस नजरिए से आई एम प्राउड ऑफ यू। तुमने आज जो किया उसका कोई मोल नहीं। किसी की जान बचाने के लिए खुद को भूल जाना बहुत बड़ी बात है और इसके लिए तुम और अब सभी गार्ड्स शाबाशी के हकदार हो। आपने बहुत बेहतर किया सब। इतना कह मैथिली त्रिशा को घूरते हुए वहाँ से चली गई थी कि तभी अब माला काकी मौके का फायदा उठाते हुए कहती है, हे राम जी, ये छोरी जो ना हो वो कराए। अपने भाई की शादी को ही तमाशो बना दियो इसने। बताओ, खुशी का दिन था, मेल मिलाप की बातें करन चाहिए थी तो ये तमाशो बना गई। मैंने तो पहले ही बेरा था कि ये छोरी कुछ ना कुछ बवाल जरूर करेगी, पर भूषण माने ही ना है। सिर पर बैठा रखो है छोरी को। अब भी समझ जा भूषण, छोरी जात है, ऊंच नीच हो गई तो बर्बाद कर देगी सब। पहले कहीं अपने भाई की ही शादी बर्बाद ना कर दे। लेकिन अब तभी भूषण जी थोड़ा गुस्से से उनके सामने अपने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, बस करो जीजी, कितना जहर उगलोगी अब। अगर मेरी बेटी के बारे में कुछ भी कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो मेरी बेटी है और फक्र है मुझे उस पर। इतना कह भूषण जी सीधा मैथिली के पास चले जाते हैं, जो वहाँ से थोड़ा दूर वंदना और तृप्ति के साथ बैठी थी। लेकिन अब अवध जी त्रिशा के पास आकर कहते हैं, तुझे कभी कभी क्या हो जाता है त्रिशा, जो बोलते बोलते तू सब भूल जाती है कि बस एक तू ही नहीं है दुनिया में। मैथिली ने बचाया है मुझे और तू उस पर ही बरस रही है। मौली की ननद है वो, ससुराल है वो उसका, और तू उसके ससुराल वालों के बारे में कुछ भी बोले जा रही है। ठीक है, तू सब सुनकर डर गई थी, लेकिन बेटा अपने शब्दों को काबू में रखना भी जरूरी होता है। मेरी वजह से उसे इतनी चोट आई और तू उसे ही गलत बता रही थी। जब किसी की जान बचाई जाती है तो सही गलत कुछ नहीं देखा जाता, बस कोई जान बच जाए ये जरूरी होता है। मैं अपने लिए तेरी फिक्र समझता हूँ बेटा, लेकिन किसी के दिल को दुखाकर कैसी फिक्र। लेकिन त्रिशा तभी अवध जी के गले लग रोने लगती है कि तभी एक गार्ड मुकुल के पास आकर कहता है, सर वो वेटर को होश आ गया है। अधिराज ने इतना ही सुना था कि वो गुस्से से कांपते हुए वहाँ से जिस कमरे में वेटर को रखा गया था उस ओर चला गया था, पर उसका गुस्सा सब जानते थे। तो मुकुल, अखिलेश जी, नकुल और दादा साहब भी भागते हुए उसके पीछे जाते हैं। तो अवध जी भी यामिनी जी को त्रिशा को संभालने का कह उनके पीछे चले जाते हैं। पर अभी जो हुआ उसे लेकर भूमि जी और दादी साहब दोनों परेशान थे कि तभी मौली अनुष्का से कहती है, भाभी साहब मैं मैथिली के लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर जाती हूँ। जिस पर अनुष्का हाँ में सिर हिला देती है। वहीं कियारा भी डर गई थी तो अनुष्का उसे अपने साथ अंदर की ओर ले जा लेती है।